ये सोचना कितना कमाल का है कि हजारों साल पहले जब आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इतने बड़े बड़े साम्राज्यों को चलाया कैसे जाता था। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसके लिए गुप्त साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव पिरामिड में गहराई तक उतरेंगे। देखेंगे कि कैसे सत्ता सम्राट से शुरू होकर एक छोटे से गांव के मुखिया तक पहुंचती थी। तो इस पिरामिड में सबसे ऊपर कौन था? सम्राट। और उनकी उपाधि? सिर्फ उपाधि से ही उनकी ताकत का अंदाजा लग जाता है। महाराजाधिराज, मतलब महान राजाओं के भी राजा। सोचिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था कि गुप्त सम्राट के आगे कोई दूसरा राजा खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि भाई, एक अकेला इंसान इतने बड़े और इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को आखिर संभालता कैसे था? इसका जवाब छिपा है उनकी कमाल की प्रशासनिक व्यवस्था में। तो चलिए एक एक करके इस सिस्टम की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता था। तो जैसा कि हमने देखा, पिरामिड के टॉप पर थे सम्राट, जाहिर सी बात है। लेकिन बात यह है कि गुप्त सम्राट सिर्फ राजा नहीं थे। नहीं, उन्होंने कुछ ऐसी शानदार उपाधियां अपनाई जो उनकी बेजोड़ ताकत को दिखाती थीं। महाराजाधिराज, सम्राट, टीकाधिराज, चक्रवर्तिन। सुनने में ये शब्द कितने भारी लगते हैं ना, पर ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं थे। असल में ये उनकी पावर के अलग अलग पहलुओं को दिखाते थे। मतलब दूसरे राजाओं पर उनका कंट्रोल कितना है, या फिर पूरे भारत पर राज करने का उनका सपना। एक तरह से ये टाइटल्स उनके अधिकार पर एक साइकोलॉजिकल स्टैंप की तरह थे, जो सबको बताते थे कि बॉस कौन है। अब देखिए, एक सम्राट चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अकेले तो पूरा साम्राज्य चला नहीं सकता, ठीक है ना? तो यहीं पर एंट्री होती है उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब उनके सबसे भरोसेमंद लोगों की टीम की। राजा की मदद के लिए होती थी एक मंत्री परिषद। इसे आज के कैबिनेट जैसा समझ सकते हैं। ये मंत्री लोग जो थे वो जरूरी मामलों पर राजा को सलाह देते थे। हाँ, आखिरी फैसला तो राजा का ही होता था, लेकिन ये भी सच है कि इन मंत्रियों के बिना एडमिनिस्ट्रेशन का पहिया घूम ही नहीं सकता था। अच्छा, एक मिनट, ये सारी बातें हमें पता कहाँ से चलती है? वो चलती हैं ऐसे शिलालेखों से, जैसे कि ये मशहूर प्रयाग स्तंभ। इन्हें आप उस जमाने के ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड समझ सकते हैं, जो पत्थर पर लिखे गए थे। यही हमें उस समय के सिस्टम की सीधी सीधी जानकारी देते हैं। ये इतिहास की वो खिड़कियां हैं जिनसे हम सीधे उस दौर में झांक सकते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। उस जमाने में भी एक तरह से फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट हुआ करती थी। इन्हें कहते थे संधि विग्रहिक। इनका काम था दूसरे राज्यों के साथ या तो शांति समझौता करना या फिर जंग का ऐलान करना। इससे पता चलता है कि गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कह सकते हैं कि अपने समय से आगे था। ठीक है, तो सेंटर में तो सब सेट था, लेकिन पाटलिपुत्र में बैठकर कोई गुजरात या बंगाल जैसे दूर दराज के इलाकों को कैसे कंट्रोल कर सकता है? इसका जवाब था उनका प्रोविंशियल गवर्नेंस सिस्टम। तो चलिए अब इस पिरामिड में एक लेवल नीचे चलते हैं। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये कुछ कुछ आज के भारत जैसा नहीं लग रहा? देखिए, जैसे हमारा देश स्टेट्स में बटा है, वैसे ही पूरा साम्राज्य भुक्ति में बटा था, मतलब प्रोविंस में। फिर जैसे हमारे स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हैं, वैसे ही भुक्ति विश्व में बटे थे, यानी डिस्ट्रिक्ट्स में। और फिर सबसे नीचे ग्राम, यानी हमारा गांव। और मजे की बात यह है कि हर लेवल पर एक अधिकारी था, जो ये पक्का करता था कि सिस्टम सही से चलता रहे। और अब हम आते हैं गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे, मैं कहूंगी सबसे क्रांतिकारी हिस्से पर। देखिए, मौर्य साम्राज्य की तरह हर चीज को सेंटर से कंट्रोल करने की बजाय गुप्तों ने एक बहुत ही बहादुर, एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। उन्होंने असली पावर लोकल लोगों के हाथों में दे दी। शहरों में क्या था, वहां राजा का भेजा हुआ कोई गवर्नर नहीं था, नहीं, बल्कि शहर को कौन चला रहा था? लोकल लोगों की एक काउंसिल। और इस काउंसिल में कौन थे? शहर के सबसे बड़े व्यापारी, बड़े बड़े कारीगर और यहाँ तक कि लेखक भी। मतलब ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस का एक शानदार, एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है मौर्यों का टॉप डाउन अप्रोच, जहां हर ऑर्डर ऊपर से नीचे आता है, और दूसरी तरफ है गुप्तों का सिस्टम, जहां लोकल कम्युनिटीज अपने फैसले काफी हद तक खुद ले रही थीं। ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल से एक तरह से कहें तो कम्युनिटी को पावर देने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट था। इतिहासकार जो हैं वो इस सिस्टम को अक्सर सेमी फ्यूडल या अर्ध सामंती कहते हैं।
अब इसका सीधा साधा मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कई छोटे छोटे लोकल रूलर्स और ग्रुप्स थे। हाँ, वो सम्राट के वफादार तो थे, पर अपने इलाकों में राज करने के लिए काफी हद तक फ्री थे। ये एक तरह का लूज अलायंस था, कोई बहुत सख्त कंट्रोल नहीं था। लेकिन एक सवाल और, इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा दरबार, इन सब को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? खैर, इसका जवाब वही है जो हर साम्राज्य के लिए होता है, कर, यानी कि टैक्स। उस समय की इकोनॉमी पूरी तरह से खेतीबाड़ी पर टिकी थी, तो एक किसान अपनी फसल का करीब चौथाई से छठा हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में देता था, और इसी अनाज और पैसे से साम्राज्य की बड़ी सी सेना और सारे अधिकारियों का खर्चा चलता था। पर बात सिर्फ टैक्स की नहीं थी, किसानों पर एक और बोझ था। एक प्रथा थी जिसे विष्टि कहते थे, यानी बेगार या फोर्स्ड लेबर। इसका मतलब था कि जब भी कोई शाही सेना या कोई बड़ा अधिकारी गांव से गुजरता तो गांव वालों को उनके लिए मुफ्त में काम करना पड़ता था। ये बात हमें याद दिलाती है कि बड़े बड़े साम्राज्यों की जो नींव होती है ना, वो अक्सर आम लोगों के कंधों पर ही टिकी होती है। तो ये था गुप्तों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड, लोकल लेवल पर पावरफुल और एक ढीले ढाले कंट्रोल वाला। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या यही सिस्टम उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जिसने साम्राज्य को इतना फ्लेक्सिबल बनाया, या फिर यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई जिसने आगे चलकर साम्राज्य के पतन के बीज बो दिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं।